नमस्कार साथियों, आप लोगों का ओनली फॉर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो चलिए आज हम प्रस्तावना के नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे सत्ता का उद्देश्य। इससे पहले हम सत्ता का स्रोत, सत्ता का स्वरूप के बारे में विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं और ये प्रस्तावना के लिए आखिरी वीडियो होगा, वीडियो क्लासेज। इसके बाद हम मूल अधिकार, प्रस्तावना में ही हम पहले पीटी का क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम मूल अधिकार के टॉपिक पे चलेंगे। तो चलिए, सत्ता का उद्देश्य क्या है? तो न्याय। सबसे पहले न्याय 3 प्रकार के प्रस्तावना में न्याय के बारे में विस्तृत है: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय के बारे में, ठीक है। स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। विचार यानी चिंतन, मनन, विवेचन की स्वतंत्रता आंतरिक कार्य है ये। जैसे हम क्या चिंतन कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ये आंतरिक कार्य है। उसे अब हम अभिव्यक्त करेंगे, विचार को प्रकट करेंगे, ये बाह्य कार्य हो जाएगा। इसकी स्वतंत्रता है हमें विश्वास, किसी भी विचारधारा को स्वीकार करनी। हम बौद्ध धर्म, जैन धर्म, किसी भी विचारधारा को हम स्वीकार कर सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। धर्म सैद्धांतिक पक्ष है, किसी भी धर्म को हम स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन हम जिस धर्म को स्वीकार करेंगे अब उसे अपने रिलीजन के अनुसार आचरण करेंगे, ठीक है। इसे उपासना कहेंगे। तो इस सब की स्वतंत्रता है, ठीक है। तो फिर चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में जो है समानता है। तो सबसे पहले समानता 2 प्रकार के वर्णन है: प्रतिष्ठा की समानता, अवसर की समानता। प्रतिष्ठा की समानता का अर्थ है कि समाज में व्यक्ति के स्थान उसकी जाति, धर्म, लिंग आदि से निर्धारित नहीं होगी। समाज में सभी व्यक्ति समान माने जाएंगे। देखिए, ये सब प्रस्तावना की में लिखा हुआ है आज तक, लेकिन हम इस आदर्श को पूरा नहीं कर पाए हैं। आज भी आप समाज में देखिएगा कि समाज में जो गरीब है, अपने समुदाय से ही, हम दूसरे समुदाय की बात नहीं कर रहे हैं, उसे हम लोग हीन भावना से देखते हैं। हम लोग क्या सभी देखते हैं इस तरह से। इस बात पे जब तक शिक्षित युवा वर्ग शिक्षित नहीं होगा और वो आगे नहीं आएगा तो इस तरह की बदलाव संभव नहीं है। चलिए देखते हैं। अवसर की समानता का अर्थ है समाज में प्रत्येक व्यक्ति को विकसित होने का समान अवसर प्रदान करना, ठीक है। अब इस बात पे डिबेट होगी कि आरक्षण दिया जाता है तो अवसर की समानता का हनन होता है। जिसे हम आर्टिकल 15-16 की जब मौलिक अधिकार में चर्चा करेंगे, मूल अधिकार फंडामेंटल राइट में, तो हम विस्तृत चर्चा करेंगे। चलिए अब देखते हैं सत्ता के उद्देश्य में व्यक्ति की गरिमा। व्यक्ति की गरिमा का अर्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को मानवीय गरिमा से पूर्ण जीवन उपलब्ध करवाना है, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति को मानवीय गरिमा से पूर्ण जीवन उपलब्ध करवाना है, ठीक है। अब देखते हैं एकता और अखंडता के बारे में। एकता और अखंडता जो है, एकता जो है एक मनोवैज्ञानिक संकल्पना है। इसका अर्थ है कि नागरिकों के बीच एक होने की भावना का विकसित करना। हमारे पूर्वज एक थे, हम भारतवासी हैं, हम किसी से भी टक्कर ले सकते हैं, इस तरह का। जबकि अखंडता एक है भौगोलिक संकल्पना, जिसका अर्थ है कि भारत का क्षेत्र या भूभाग इससे अलग ना हो। जैसे जम्मू कश्मीर हमारा है, ये मेरा अखंडता है, भौगोलिक संकल्पना है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं बंधुत्व। बंधुत्व का अर्थ है कि भारत देश के निवासी होने के कारण भारतवासी बंधु भाई की तरह रहेंगे। आखिर क्या ज़रूरत पड़ी कि संविधान की प्रस्तावना में इस बात का वर्णन करना पड़ा? तो देखिए, इस बात का वर्णन इसलिए करना पड़ा क्योंकि अंग्रेज़ों के समय से ही भारत में जो शोषित वर्ग थे उन लोगों के बीच लगने लगा कि हैव नोट्स के जो मार्क्सवादी सिद्धांत है उसके आधार पर जो ये हमारे भाई नहीं हैं, ये दुश्मन हैं। इस तरह से समाज में वर्चस्व की लड़ाई होना तय था। इस कारण से एक प्रस्तावना में दिया गया था जो हम लोग भारत देश के निवासी होने के कारण आपस में भाई बंधु की तरह रहेंगे और भाई बंधु हैं भी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रस्तावना की आलोचना। और ये आलोचना हम नहीं कर रहे हैं, ये आलोचना विभिन्न समुदाय के लोग और विभिन्न विद्वानों ने की है। तो फिर हम इसको काटेंगे भी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना अपरिवर्तनीय है, जिसके कारण आलोचकों ने इसे दंतविहीन व्याघ्र, देखिए प्रस्तावना अपरिवर्तनीय है, इसे परिवर्तनीय नहीं किया जा सकता, इसे कहीं भी चुनौती नहीं दी जा सकती है, ठीक है। इस कारण इसे दंतविहीन व्याघ्र से की है। अपरिवर्तनीय मदन गोपालन केस 1957 में आया था। अपरिवर्तनीय का अर्थ है कि प्रस्तावना केवल एक निर्देश है, यह सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है और इसे न्यायालय के माध्यम से लागू नहीं किया जा सकता है। प्रस्तावना जो है, ठीक है, तो वो सिर्फ एक निर्देश है, ये किसी सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है कि उसे लागू ही किया जाए और न्यायालय के माध्यम से इसे लागू नहीं करवाया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अस्पष्टता पाई जाती है और इसमें वर्णित समाजवाद और पंथनिरपेक्ष जैसे शब्दों का अर्थ स्पष्ट नहीं होता है, ठीक है। तो इस दोनों जगह स्पष्टता पाई जाती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मौलिकता का अभाव है। इस जगह पे तो बहुत विद्वानों ने यहाँ तक कह डाला कि भारतीय संविधान जो है चोरी का संविधान है और हम विभिन्न देशों से चोरी कर लिए, यहाँ के संविधान सभा में कोई मौलिकता नहीं थी। लेकिन हम इस बात का खंडन करेंगे, शायद हम मूल अधिकार में इस बात का खंडन कर पाएँ, क्योंकि अभी कुछ टॉपिक बचा हुआ है उस तरह का जो हम खंडन करेंगे, क्योंकि यूपीएससी इस पर क्वेश्चन भी पूछती है कि क्या हमारा मौलिक संविधान नहीं है। इंटरव्यू में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। अब हम प्रस्तावना का महत्व देख लेंगे। तो स्वाभाविक रूप से इसकी जो चुनौती दिए थे, आलोचना किए थे, उसको हम अस्वीकार कर देंगे। तो के एम मुंशी जो थे उनके अनुसार जो था प्रस्तावना जो है ना
वो भारत की राजनीतिक जन्मपत्री है। जिस प्रकार जन्मपत्री किसी व्यक्ति का जो होता है भावी जीवन के बारे में बताता है, उसी प्रकार प्रस्तावना में भारतीय संविधान का दर्शन निहित है, ठीक है, और यह भविष्य के भारत की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, न्यायमूर्ति गजेंद्र गढ़कर जो थे, उनके अनुसार प्रस्तावना जो है संविधान का तो अंग नहीं है, ठीक है, प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है और इसमें शासन करने की कोई विशिष्ट शक्ति प्राप्त नहीं होती, फिर भी प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को समझने की पूंजी है, ठीक है। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रस्तावना में भारतीय संविधान का दर्शन निहित है और प्रस्तावना के माध्यम से संविधान निर्माताओं ने भविष्य के भारत की रूपरेखा दी है। यदि कभी संविधान के निर्वचन यानी व्याख्या के संबंध में किसी प्रकार की अस्पष्टता उत्पन्न हो तो उसे प्रस्तावना के माध्यम से दूर किया जाएगा, ठीक है, और संविधान का वही अर्थ या व्याख्या स्वीकार की जाएगी जो प्रस्तावना के अनुकूल है, ठीक है, जो प्रस्तावना के अनुकूल है। ठाकुरदास भार्गव जो थे, ठीक है, उनके अनुसार संविधान की जो आत्मा है वो प्रस्तावना है। ध्यान रखें कि भीमराव अम्बेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा फंडामेंटल राइट यानी एफडी को घोषित किया गया है। यहाँ ध्यान रखेंगे ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। जिस प्रकार आत्मा के बिना शरीर महत्वहीन है, आत्मा नहीं रहेगा तो शरीर का कोई महत्व नहीं है, उसी प्रकार प्रस्तावना के आदर्श के बिना भारत का संविधान महत्वहीन है और निष्प्राण है। प्रस्तावना के आदर्श ही संविधान को जीवंत बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, प्रस्तावना में भारतीय संविधान का दर्शन पाया जाता है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे, पीटी में क्वेश्चन कई बार पीसीएस से लेकर यूपीएससी तक पूछा जाता है, जो भारतीय संविधान का दर्शन पाया जाता है। सबसे पहले अगर एक ऑप्शन रहेगा तो प्रस्तावना हो जाएगा, और नहीं प्रस्तावना के साथ कोई और ऑप्शन है और मैचिंग हो रहा है तो प्रस्तावना हो जाएगा, मूल अधिकार हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसे डीपीएसपी कहते हैं, और मूल कर्तव्य हो जाएगा। प्रस्तावना में स्वाधीनता आंदोलन के आदर्शों की झलक मिलती है, कभी बताएंगे जो कैसे झलक मिलती है, इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। अभी चर्चा करेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। अब प्रस्तावना से संबंधित मुद्दे जो हैं, देखिए प्रस्तावना सबसे पहले संविधान का अंग है या नहीं। अगर अंग है तो संशोधनीय होगा, अंग नहीं है तो संशोधनीय भी नहीं होगा। आर्टिकल 368 के अनुसार किसी भी चीज़ में संशोधन होता है। आर्टिकल 368 भी हम पढ़ेंगे, विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए, बेरुवारी केस 1960 में आया था, उसमें उच्च न्यायालय ने सीधे कह दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसलिए संशोधनीय नहीं है। उच्चतम न्यायालय होगा, ठीक है, ध्यान रखें, उच्चतम न्यायालय होगा। फिर आया केशवानंद भारती केस 1973, उच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और यह संशोधनीय भी है, ठीक है, संविधान का अंग है और यह संशोधनीय भी है। इसके बाद मूल ढांचे का सिद्धांत मिनर्वा मिल इसी में दिया गया था, केशवानंद भारती केस में। मिनर्वा मिल्स केस और LIC केस में केशवानंद भारती केस को ही रिपीट किया गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और यह संशोधनीय भी है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तब वर्तमान स्थिति प्रस्तावना की क्या है। जो प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन यदि प्रस्तावना में कोई मूल ढांचा पाया जाता है तो प्रस्तावना में उस हिस्से का संशोधन नहीं होगा। मूल ढांचे के बारे में बहुत ज़्यादा विस्तृत रूप से अभी तक न्यायपालिका बताया नहीं है, बोला हमारे नज़दीक जब भी कोई मामला आएगा तब हम बता देंगे। ऐसे कुछ मुद्दा है जो पहले से ही न्यायपालिका के द्वारा डिक्लेयर किया गया है कि कौन सा है मूल ढांचा। खैर आप लोगों को उतना याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, इस टॉपिक से बस इतना ही ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, जो न्यायपालिका का जो मत है वो सही प्रतीत होता है, क्योंकि प्रस्तावना को अगर संशोधनीय ना माना जाता तो इसकी गतिशीलता और प्रासंगिकता जो थी वो खत्म हो जाता और लंबे समय के पश्चात एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती थी जब स्वयं प्रस्तावना और संविधान में विरोधाभास या टकराहट उत्पन्न हो जाती। और इस विरोधाभास से बचने के लिए एवं प्रस्तावना की प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए प्रस्तावना का संशोधनीय होना जरूरी था। अभी तक प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में, जिसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया है, ठीक है। अब देख लेते हैं, ये कुछ मैंने बाद में ऐड किया है उसे। संवैधानिक विशेषज्ञ A.N. पालकीवाला ने प्रस्तावना की संविधान को परिचय पत्र कहा है, ठीक है। भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है जो मार्क्सवाद तथा गांधीवाद से समानता रखता है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो है प्रस्तावना में ये फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। फ्रांस की क्रांति 1789 से 1799 तक, या आप लोग वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़िएगा, ठीक है। प्रस्तावना ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने वाला है। प्रस्तावना से केवल एक निर्देश है, यह गैर न्यायिक है, इसे न्यायपालिका में कभी भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। और 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द को जोड़ा गया। चलिए, तो प्रस्तावना यहीं तक खत्म होता है, प्रस्तावना का टॉपिक यहीं तक खत्म होता है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक में प्रस्तावना से संबंधित 30 से 35 पीटी प्रैक्टिस सीरीज का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम मूल अधिकार के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और प्रस्तावना के पीटी क्वेश्चन को लेके। तब तक के लिए धन्यवाद।